Hey guys, this is Krishna Lohan and welcome back to your own channel. Friends, today we are going to understand about ethics. What is ethics? यानी कि हिंदी में ethics को क्या कहते हैं and what is guiding principles for life. हमें जीवन के प्रति किस तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है, मोस्टली आ जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि मोरल एजुकेशन में एथिक्स का जितना महत्व है वो और कहीं नहीं है। एथिक्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जब हमें किसी भी समस्या या किसी भी स्थिति के लिए जब हम अपने विचार या अपनी मान्यताएं जो है दृढ़ कर लेते हैं, अपने विश्वास बना लेते हैं, वो एथिक्स कहलाते हैं। अब इसमें हमें पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, गाइडलाइन सेट बाय सोसाइटी की एथिक्स क्या होते हैं। समाज के द्वारा, हमारे द्वारा, देश के द्वारा या संस्कृति के द्वारा जो भी विश्वास होते हैं वो होते क्या हैं। पहला पॉइंट इसमें बन रहा है गाइडलाइन सेट बाय सोसाइटी। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत समाज कार्य में प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेवार्थी की सहायता के लिए कार्य करता है। वह इस दौरान अपने सेवार्थी को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है। तो कुछ उसके आधारभूत सिद्धांत भी हैं जिनका पालन करना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक माना जाता है। संचार का सिद्धांत पहला इसमें बन रहा है, संचार का सिद्धांत। आपस में विचारों का आदान प्रदान ही संचार है। जब कार्यकर्ता और सेवार्थी पहली बार मिलते हैं तो ही दोनों के बीच बातचीत और विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसे ही हम संचार कहते हैं और संचार इससे प्रारंभ हो जाता है। यह संचार लिखित, अलिखित, मौखिक या फिर सांकेतिक हो सकता है। इसके लिए कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी की ही बोली या भाषा प्रयोग करे जिससे संप्रेषण आसानी से सेवार्थी तक पहुँच सके। यानी कि जिस तरह से भी सेवार्थी, यानी कि जिसकी हमें सर्विस करनी है या जिससे हमें जो कन्वर्सेशन करनी है, सेम उसी की बोली या भाषा में हमें बात करनी है जैसी उसकी होती है। इसी तरीके से तो हमारे विचार उस तक पहुंच पाएंगे। कार्यकर्ताओं को प्रभावी संचार के माध्यम से सेवार्थी के मानसिक कष्टों को समझना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें व्यक्तिकरण का सिद्धांत, इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल। इसका तात्पर्य यह है कि सेवार्थी के विशिष्ट एवं गुणों को ज्ञात करना और सिद्धांतों एवं प्रणालियों के प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी को अलग अलग तरीके से सहायता करना जिससे वह अच्छी तरह से समायोजित हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी रुचि के अनुसार विकास करे। कार्यकर्ता को यह स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो कि दूसरों में नहीं पाई जाती। ये थी इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल। थर्ड इज स्वीकृति का सिद्धांत, एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल। इसका अर्थ यह है कि सेवार्थी जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में स्वीकार किया जाए, यानी कि उसके जो भी गुण हैं वही अपनाए जाएं। उसे उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार उसके साथ उसके व्यवहार किया जाए, उसके संबंध में कोई राय बनाई जाए। कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों को एक दूसरे को स्वीकृत करना चाहिए। कार्यकर्ता को सेवार्थी की नैतिक या अनैतिक किसी भी स्थिति का ध्यान रखे बिना उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, समस्या या उसका जो सहायता है वो करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इसमें गोपनीयता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हाइंडरनेस। तो सेवार्थी की समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं जिन्हें वह चाहता है कि गोपनीय रखा जाए, इसलिए कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी जो भी बात कार्यकर्ता से करे या कार्यकर्ता को जो भी सेवार्थी के बारे में मालूम है उसे कार्यकर्ता क्या रखे, गोपनीय रखे, किसी को बताए नहीं। अगर ऐसी कोई बात आती है कि सेवार्थी समस्या का समाधान करने के लिए उसे किसी अन्य विशेषज्ञ से साझा करना चाहता है तो कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि, या फिर अर्थात सेवार्थी की सहमति उसमें आवश्यक है कि भी मैं तेरी जो बातें हैं या समस्या है किसी दूसरे के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ ताकि उससे कोई समस्या का समाधान मिल सके। यदि सेवार्थी गोपनीयता के प्रति आश्वस्त नहीं होगा तो वह अपनी बातें रखने में भी संकोच करेगा। फिफ्थ पॉइंट है इसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत, यानी कि सेल्फ डिसीजन। इसे समाज कार्य का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने लिए सबसे उपयुक्त का चयन करने का अधिकार है। सेवार्थी को समस्या समाधान के प्रत्येक चरण में आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार होना चाहिए जिससे सेवार्थी उचित निर्णय ले सके, और कार्यकर्ता को उसकी जो है सहायता भी करनी चाहिए जिससे सेवार्थी के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। सिक्स्थ पॉइंट इसमें है नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। तो इसमें
इस बात की सावधानी रखी जाती है कि कार्यकर्ता को सेवार्थी को देखकर उसकी व्यक्तिगत या फिर भावनात्मक लगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता एक व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन करता है और इसी में वो उससे सेवार्थी से संबंध बनाता है। यहाँ कार्यकर्ता को वस्तुनिष्ठ होने की आवश्यकता रहती है, यानी कि उससे ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए सेवार्थी से। सेवार्थी की समस्या के संदर्भ में व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधिक सहानुभूति कार्यकर्ता के आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी अगर किसी से भी ज़्यादा लगाव इसमें करना है तो वो क्या होता है, इंटरफेयर करने लग जाता है, तो उससे निर्णय जो भी हैं वो स्पष्ट नहीं होते। कार्यकर्ता को प्रानुभूति का उपयोग करते हुए अपनी भावनाओं संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। अब इसमें है 7वां पॉइंट, अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत। इसके तहत क्या आता है कि कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी या उसकी समस्या को देखकर कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए, अपितु तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक कि सेवार्थी की समस्या का सही ढंग से अध्ययन और निदान न हो जाए। यह सिद्धांत कार्यकर्ता को सेवार्थी के बारे में कोई भी अतार्किक और अवैज्ञानिक निर्णय लेने से रोक सकता है। अब विकास के लक्ष्य और मूल्यों का निर्धारण करना, इसमें पॉइंट आता है कि विकास के जो लक्ष्य और मूल्यों का निर्धारण किस तरीके से किया जाए ताकि उसकी जो समस्या है उसको समाधान में डाला जाए। परिस्थितियों का विश्लेषण करना, जब भी कभी सेवार्थी की समस्या समझेंगे तो हम उसकी परिस्थितियों में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है उससे विश्लेषण करेंगे। वर्तमान सेवाओं का गुणात्मक और परिमाणात्मक दृष्टि से पाई जाने वाली कमियों को जानकारी। और वर्तमान जो उसकी सेवाएं हम दे रहे हैं तो उसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दृष्टि से जो कमियां पाई जाती हैं उनको प्रशिक्षण और संचार प्रक्रिया के माध्यम से उनको सुलझाना। आगत लक्ष्यों, क्षेत्रों और साधन आदि का निर्धारण क्रिया करना, यानी कि जो भी लक्ष्य या क्षेत्र आते हैं जिस भी साधन के द्वारा उसका निर्धारण किया जा सकता है, लक्ष्यों द्वारा या किसी क्षेत्रों द्वारा, तो उसको करना चाहिए। क्रिया नियोजन तथा कार्यों का दस्तावेजीकरण करने के महत्व का ज्ञान होना, यानी कि जो भी सेवार्थी की समस्या को समझने जा रहा है, जो भी मनोवैज्ञानिक उसकी समस्याओं को सॉल्व करने जा रहा है, तो उसे डॉक्यूमेंटाइजेशन का पता होना चाहिए, उसको कार्य क्रिया के नियोजन का भी पता हो। इसी में नेक्स्ट पॉइंट बनता है गाइडलाइंस गिवन बाय कॉन्साइंस, यानी कि चेतना द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं तो उसमें फर्स्ट क्या आता है, समुदाय द्वारा श्रेष्ठ लेखन के लिए स्वीकृत विधियों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। यह नीतियाँ इस बात का वर्णन करती हैं कि कैसे जो नीतियाँ हैं और यह दिशा निर्देश बनाए और संजोए रखने चाहिए। समुदाय द्वारा विकसित किए गए हैं जो अच्छे लेख लिखने, नियमों को स्पष्ट करने, विवादों को निपटारा करने के लिए एक मुक्त और विश्वसनीय ज्ञान कोश के निर्माण के काम आ सके। संपादन द्वारा आरंभ करने से पूर्व किसी भी नीति को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी जब कभी भी संपादन आरंभ किया जाता है तो उसमें किसी भी नीति को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पंचशील को पढ़ा जाना चाहिए जिसमें सर्वाधिक प्रासंगिक सिद्धांतों को एक सारांश दिया गया है। इन नीतियों के कड़े पालन पर भी बल नहीं दिया जाए ताकि जो दिशा निर्देश हैं वो संबंधित पृष्ठ इसके सिद्धांतों और श्रेष्ठ लेखन विधियों का वर्णन करते हैं। ये नीतियाँ उन मानकों का वर्णन करती हैं जिनका सभी प्रयोक्ताओं द्वारा पालन किया जाना जरूरी है। हालांकि हर बार सभी मानकों का पालन जो संभव नहीं होता, लेकिन इन नीतियों और दिशा निर्देशों को प्रयुक्त करते समय कृपया अपने विवेक से काम लीजिए।